नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभात और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पालकी वाला। तो मैं आपके साथ आज कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा। मैंने पिछला 2 वीडियो भी इस पे डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जा कर के देखिए, उससे एक रिलेशन है। और धीरे धीरे मैं हर एक पार्ट से और लास्ट आर्टिकल तक जाऊंगा इस सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। How many committees were appointed by the Constituent Assembly in the making of the Constitution of India? There are 22 committees. There are 22 committees. कहीं कहीं आपको 23 भी मिलेगा, लेकिन 22 कमिटीज़ हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, एडहॉक कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, ट्राइब्यूनल कमेटी, सब प्रकार के कमेटी बने थे, तो 22 कमिटीज़ हैं। अगला प्रश्न है, Who among the following was the first person to make the idea of the Constitution of India? तो ये हैं एम.एन. रॉय साहब। एम.एन. रॉय जिन्होंने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया था और ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य सलाहकार के रूप में यहाँ पर ये थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ये मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे डॉक्टर एम.एन. रॉय साहब। तो 2 जीनियस ब्रेन थे इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर इन अकर्ड ऑन द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर 64 लाख यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने रुपए खर्च किए गए थे? तो यहाँ पर 64 लाख रुपीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में खर्च किए गए थे। 64 लाख। Which of the following pair is correct regarding the source of Constitution of India? यहाँ पर है स्ट्रक्चरल पार्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। फिलोसफिकल पार्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ये सब में से कौन सही है? तो यहाँ पर सारे सही हैं, जो भी लिए गए हैं यहाँ पर, जो भी दिए गए हैं वो सारे सही हैं। पांचवा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ concurrent list was borrowed from the constitution of what? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया था कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मीन्स स्टेट का कौन है और यूनियन और स्टेट दोनों पे वो अपना लॉ बना सकती है। स्टेट भी अपना लॉ बना सकती है और यूनियन भी अपना लॉ बना सकती है, और जो यूनियन लॉ बनाएगी वो अधिक इफेक्टिव होगा, तो उसी को हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। सिक्स्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इंडिया एज व्हाट? फेडरल, यूनिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट, क्वासी फेडरल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डिफाइन करता है इंडिया को, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट। और ऐसे जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसको अगर कहे तो फेडरल स्टेट कह सकते हैं, बट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, बिकॉज जब इमरजेंसी का प्रोविज़न आता है तो उस समय इंडिया फुल्ली यूनिटरी टाइप एक्ट करता है कि हम एक यूनियन हैं। तो इंडिया यूनिटरी टाइप एक्ट करता है, तो इसीलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया है। सेवेंथ है, इंडिया डेट इज भारत shall be the union of a state. This is contained in article dash of the constitution. तो ये आपको मालूम होगा, आर्टिकल 1 में लिखा गया इंडिया डेट इज भारत shall be the union of state. एट्थ है, who describe the preamble of the constitution as an identity card of the constitution? Who describe preamble as an identity card of the constitution? तो यहाँ पर नानी फाल्के वाले थे एक, यहाँ पर पालकी वाला है। नानी फाल्के वाला एक एडवोकेट थे, इन्होंने केशवानंद भारती साहब का केस लड़ा था, और वहाँ पर जा कर के फिर उस केस में
इन्हें हार मिली थी, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन उसमें सुनाया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा बना हुआ रहेगा। तो वो केस फिर केशवानंद भारती पे हमारा एक वीडियो आएगा, तो आप उसे देखिएगा तो अधिक बातें समझ में आएगी। और भी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप जाके देखिए। केशवानंद भारती का एक बार जब जजमेंट रीड कीजिए, तो वो नानी फाल्के वाला उसकी प्लीडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है। 9th है, सोर्स ऑफ इंडियाज सोवरेनिटी लाइज इन द व्हाट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की सोवरेनिटी कहाँ है? इंडिया की सोवरेनिटी बताई गई है पीपल ऑफ इंडिया, नॉट प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो सोवरेनिटी हैं, सोर्स हैं सोवरेनिटी के। जो हम ये प्रेम्बल में जो लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वही जो सोर्स है वही है हमारा। 10th है, which portion of Indian Constitution reflects the mind and idea of its framer? Which portion? तो ये कौन सा पोर्शन है? तो यहाँ पर प्रेम्बल जो लिखा गया है, प्रेम्बल हम पूरा पढ़ते हैं तो वो जो है रिफ्लेक्ट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे उनके क्या माइंड में क्या आइडिया चल रहे थे, उसका एक रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं प्रेम्बल के रूप में। तो राइट आंसर इज प्रेम्बल। 11th है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट which is almost quasi federal. This statement was given by, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर केसी वड़े के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज ऑलमोस्ट क्वासी फेडरल। चूँकि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले भी बताया था कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बट जिस समय इमरजेंसी लगती है तो इंडिया पूर्ण रूप से यूनिटरी स्टेट की तरह काम करता है, तो इसीलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया था। तो ये केसी वड़े साहब के द्वारा दिया गया। 12th क्वेश्चन, Which article of the Constitution of India specifically describe the Supreme Court of India as the custodian of the Constitution? तो ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 141, आर्टिकल 137। तो ये सब में से कौन है जो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द एबव। अब आर्टिकल हम 141 की बात करते हैं, राइट आंसर है नन ऑफ द एबव। किसी आर्टिकल में ये नहीं कहा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन। आर्टिकल 141 कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी जो भी डिसीजन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सभी कोर्ट के लिए मान्य होगा, उससे बियॉन्ड कोई कोर्ट नहीं है। 137 आर्टिकल क्या कहता है? रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वालोकन किया जा सकता है, यानी फिर से रिव्यू किया जाएगा। यानी अगर कुछ गलत डिसीजन आ गया है तो उसकी भी रिव्यू की जा सकती है, ये आर्टिकल 137 में कहा गया है। और आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उस बारे में बताता है। तो ये आर्टिकल 32 कहता है, यानी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, ऐसा किसी आर्टिकल में नहीं कहा गया, ऐसा बिहेवियर में आता है सिर्फ। नेक्स्ट है, द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर व्हाट? एम्स टू सिक्योर fundamental rights of all individuals, fundamental duties of citizens of India। जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का उसमें लिखा गया dignity of individual and the unity of integrity। it is the right answer, answer right, C is the right answer, dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये प्रियम्बल में सिक्योर्ड किया गया, ये वर्ड प्रियम्बल में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डैट
प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अल्टरिंग द बेसिक फीचर। ठीक है, तो ये किस में कहा गया था? तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था, जिसके प्लेडिंग नानी पालकी वाला जो एडवोकेट हैं वो कहे थे। वो एक जुरिस्ट टाइप के एडवोकेट थे और इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया था। चूँकि लेकिन केशवानंद भारती केस हार गए थे, लेकिन उसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, वो निगेटिव वे में नहीं होना चाहिए। तो ये सब कहा गया था। फंडामेंटल राइट्स में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। इस प्रकार का जजमेंट आया था। मैं एक वीडियो उस पर बनाऊंगा तो आपको विस्तार से बताऊंगा केशवानंद भारती केस के विषय में। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड? कितने बार प्रेम्बल जो है उसको अमेंड किया गया? तो ओनली वन टाइम ये अमेंड किया गया है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। उसी समय प्रेम्बल में जो है कुछ चेंजेज आए थे, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। तो उसे आप देखिए, उसे आप टेक्स्ट में पढ़िए, ठीक है। और वो जो सोशलिस्ट है, सेकुलर है और एक इंटीग्रिटी है, तो ये जोड़ा गया था उसमें। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया that the word socialist in the preamble enables the court to learn more and more in favor of nationalization and state ownership of industry। ये किस में कहा गया था? ये जजमेंट है, ये किससे रिलेटेड है? वो ये सारे बातें, तो ये रिलेटेड है एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के जजमेंट को आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यानी ये चारों जो केस मैंने लिखा है, केशवानंद भारती, एक्सेलवेयर, एवीएस के संघ और मिनर्वा मिल्स, ये चारों इंपॉर्टेंट केस हैं। इस केस को आप एक बार पूरी तरह से इसको रीड कीजिए, इस केस लॉज को, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द वर्ड डोमिसाइल? कौन सा वो आर्टिकल है जो कहता है कि डोमिसाइल होना चाहिए, डिफाइन करता है डोमिसाइल को? आर्टिकल 5, 6, 7 नोट डिफाइंड। तो यहाँ पर नोट डिफाइंड, किसी भी आर्टिकल में ये नहीं कहा गया है कि जो डोमिसाइल वर्ड को किसी भी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया। आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो दी जाएगी उसके विषय में है। आर्टिकल 6 कहता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उस समय जो डिवीज़न हुआ था, कुछ जो पाकिस्तान से माइग्रेट आए थे उसको किस प्रकार से सिटीजन दिया जाएगा, उसका प्रोविज़न आर्टिकल 6 में लिया गया। और आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो फिर बाद में इस यानी वही माइग्रेशन को लेकर के प्रोविज़न है आर्टिकल 7 में। तो यहाँ पर जो डोमिसाइल वर्ड है वो किसी भी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन इट इज रिलेट्स टू सिंगल पर्सन ओनली, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू, फॉल्स, पार्शियली करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो ये यहाँ पर ये वर्ड है ट्रू। द लॉ may be constitutional even if it is related to single person only, this statement is true। अब कोई एक व्यक्ति के अगेंस्ट अगर कोई भी अनलॉफुल थिंग हो रही है तो उसके लिए भी लॉ है। ऐसा नहीं है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसी के लिए लॉ। किसी एक व्यक्ति के साथ भी अगर अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा, तो वो लॉ का काम है कि उसके साथ जस्टिस करे। तो इसीलिए जो ये वर्ड है द लॉ मे बी constitutional even if it relate to single person only, this statement is true। next question है, fundamental right cannot be waived by a citizen of India, this statement is what? This statement is also true। fundamental right cannot be waived by the citizen of India, this statement is also true। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ सिंगल पर्सन लॉ फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन,
द रोल ऑफ सिंगल पर्सन लॉ फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड इन चिरंजीत लाल चौधरी केस। चिरंजीत लाल चौधरी केस, इस केस लॉ, ये केस लॉ जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको बड़े ध्यान से और पूरा का पूरा केस लॉ समझना चाहिए कि केस लॉज क्या क्या रहा है, केस लॉज में लिखा क्या गया है। और उससे कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको केस लॉज नहीं पढ़िएगा इंपॉर्टेंट, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको एक जर्क दे जाएगा आपके एग्ज़ाम में कि मैंने वो केस लॉज नहीं पढ़ा था और इसके कारण हमारा ये क्वेश्चन छूट गया। तो आप केस लॉज को ज़रूर पढ़िए, केस लॉज के जजमेंट को पढ़िए और उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। उसमें आर्टिकल क्या क्या हैं, सेक्शंस कौन कौन से आए, क्या कहा गया है, रिलेटेड कहाँ से है, तो ये आपको मतलब हेल्पफुल होगा हमेशा, चाहे आप प्रिलिमिनरी के एग्ज़ाम दो चाहे मेंस के एग्ज़ाम दो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम। तो जब तक नहीं आता हूँ मैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।